रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई। Okay. Okay, so we come towards the serial port. Okay, how we can actually use a serial port in the microcontroller. तो इसके लिए जो हम PDF कर रहे हैं स्टडी, I will share this PDF. We will continue with the same PDF file. उसके अलावा आपको नेट पे भी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। So हमने PDF file, where is the PDF file? 1 minute. बहुत ज़्यादा खुल गया है। Okay. Okay, so we come towards the serial port. ठीक है, अब सीरियल पोर्ट के थ्रू जैसे मैंने पहले बताया कि यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद एनी डिवाइस और सेंसर। आप किसी डिवाइस को कुछ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, लाइक इन ओल्ड डेज वी नीड टू सेंड लाइक पर्टिकुलर 80 कमांड सेट टू मोडेम। सो वी कैन एक्चुअली कनेक्ट अ मोडेम, या आपके पास कोई जीएसएम मोडेम है, आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लाइक पहले लोग यूज करते थे फॉर कार ट्रैकिंग कि दे हैव जीएसएम मॉडेम्स अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, और उसमें सीरियल पोर्ट से डेटा देते थे। सो सीरियल पोर्ट से देने के लिए आइदर यू कैन यूज पीसी, बट टू पुट इट समवेयर in a car or some other place, so it is affordable to use this controller। तो आप इस कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं with GSM modem, and then you can issue 80 command set to dial particular number to send location। तो फिर आपका मोडेम जो है वो फिर ट्रांसमिट कर देता था डेटा। सो हाउ यू कैन डू दिस कि जी एक एंड पे आपने कनेक्ट किया हुआ है सम सेंसर जहाँ से आप लेट लॉन्ग उसके पिक कर रहे हैं, और दूसरे एंड पे व्हाट यू आर डूइंग कि आप डेटा रिसीव करके आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब सीरियल पोर्ट में व्हाट यू कैन डू कि इसमें क्योंकि दो पिन्स होती हैं, ट्रांसमिट की और रिसीव की, सो इट इज पॉसिबल कि आप एक जो रिसीव की पिन है अब वो आप कनेक्ट करें एक सेंसर के साथ, और ट्रांसमिट की पिन जो है वो आप कनेक्ट करें मोडेम के साथ। बट इन दिस केस द बाउ डेट शुड बी सेम, क्योंकि जो सीरियल पोर्ट है वो आप उसको एक बाउ डेट पे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि जी इसको मैं कहूँ कि सेंसर से कनेक्ट हुआ हुआ है तो 48 बिट पर सेकंड पे, और मोडेम से कनेक्ट हुआ हुआ है तो वो 1200 बिट पर सेकंड पे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही उसका स्ट्रक्चर है जो कि बाउ रेट जनरेट कर रहा है फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डिवाइस जो है वो कॉमन बाउ रेट पे सेट हुई हुई है, देन यू कैन यूज द टू डिफरेंट पिंस are pins of the serial port to receive from one device and to send to other device। ठीक है, so this is theory you can run in this PDF chapter 8। ठीक है, so how we can actually use this, we need to first do set the baud rate। तो इसका भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जिस तरह टाइमर के हैं। ठीक है, so I will read this के once the serial port mode has been configured as explained। अच्छा, मोड का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने इस जब चैप्टर पढ़ा था, सॉरी चैप्टर से पहले जब हमने पढ़ रहे थे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, तो हमने वहां पर देखा था कि वी हैव सम रजिस्टर्स फॉर सीरियल पोर्ट। सो लेट अस रिव्यू दैट, क्योंकि वो उसका रेफरेंस दे रहा है, so we can see वहां पर जो रजिस्टर्स थे was sbuf and okay, so you can see there is at address 98, this is SCON serial control register।
ठीक है। सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है जिसको हम सेट कर सकते हैं, एंड वी हैव एसबफ रजिस्टर जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे सीरियल पोर्ट उसको आउट करे, ट्रांसमिट करे। सिमिलरली जो डेटा रिसीव होता है वो भी एसबफ में पुट किया जाता है, ठीक है, और हमें वहीं से ही रीड करना होता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जी हम सही वक्त पे रीड कर रहे हैं और सही वक्त पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एट रैम लोकेशन 98 एसकॉन एसबफ। इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो टाइमर के हमने रजिस्टर्स पढ़े थे टाइमर मोड के, ये भी हमारे सीरियल पोर्ट बाउड रेट में यूज होंगे। हमें पर्टिकुलर मोड सेट करना पड़ेगा टाइमर्स का। 8 बिट ऑटो रिलोड मोड जो हमने पढ़ा था, वी नीड टू सेट दिस। तो टाइमर के साथ ही सीरियल पोर्ट रन होगी बिकॉज टाइमर विल बी प्रोवाइडिंग अस द बाउड रेट। और फिर हम क्या करेंगे कि वी विल बी यूजिंग 11.0592 क्रिस्टल इन रियल वर्ल्ड, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट बाउड रेट जनरेट हो। दिस इज द एसकॉन रजिस्टर जो हमने अभी उसका व्यू देखा था, पिक्टोरियल व्यू के जी वो कहाँ रैम में होता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर बिहेवियर ऑफ 8051 ऑन बोर्ड सीरियल पोर्ट, ठीक है। कंट्रोल्स द बाउड रेट, एक्टिवेटेड टू रिसीव डेटा या जस्ट फॉर सेंडिंग डेटा, एक्टिवेशन वगैरह उसकी सीरियल पोर्ट की सारी यहाँ से होगी कि उसको रिसीव करना है या सेंड करना है। ओके, यही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर आप चाहते हैं सीरियल पोर्ट को यूज करना, सो नॉट ओनली यू विल बी यूजिंग द एसकॉन रजिस्टर बट यू विल आल्सो बी यूजिंग टीकॉन टाइमर कंट्रोल टाइमर मोड रजिस्टर, क्योंकि टाइमर्स आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द सीरियल पोर्ट जो कि उसको एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे, एक क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलर बिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ प्रोवाइड करेंगे, और फिर सीरियल पोर्ट रन होगी। अच्छा, टाइमर 1 ही आपको प्रोवाइड करता है, टाइमर 0 नहीं करता। अच्छा, अब इस एसबफ के अंदर आ जाते हैं। जो भी आप आउट करना चाह रहे हैं, यू नीड टू पुट दिस इन एसबफ, सेम थिंग इज रिटन हियर। और जो भी चीज रिसीव होगी फ्रॉम 8051 इट इज पुट इन एसबफ रजिस्टर, ठीक है। जो भी आर एक्स डी आपकी जो पेन है उसमें 1 बाय 1 सीरियली डेटा विल फ्लो, और फिर वो आके 8 बिट्स में कन्वर्ट होगा और इट विल बी स्टोर्ड इन एसबफ रजिस्टर। तो फिर आप वहां से रीड कर सकते हैं। और सिमिलरली जब आप आउट करते हैं तो एसबफ से आउट होता है तो वो टी एक्स पेन में 1 बाय 1 लेवल्स में कन्वर्ट होकर वोल्टेज लेवल RS-232, बल्कि RS-232 आपको चिप लगानी पड़ती है, वो लॉजिक लेवल्स में कन्वर्ट होता है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि मैक्स 232 चिप एक है जो यूज होती है RS-232 लेवल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं RS-422 लेवल्स, ये भी सीरियल पोर्ट पे स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या होगा, दूसरी आप चिप यूज करेंगे जो कि डिफरेंट वोल्टेज लेवल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। RS-232 एंड RS-422 यू कैन स्टडी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स बट जस्ट टू टेल यू कि RS-232 एक स्टैंडर्ड है सीरियल पोर्ट का, क्योंकि 8051 के अंदर सीरियल पोर्ट तो मौजूद है लेकिन उसके आगे क्योंकि इसमें 5 वोल्ट्स होते हैं, 8051 ऑपरेट करता है 5 वोल्ट्स में मैक्सिमम। रियल वर्ल्ड के अंदर जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसमें वोल्टेज लेवल ज्यादा होते हैं। RS-232 आप पढ़ेंगे तो इसमें +-12 समथिंग वोल्टेज लेवल्स है, 422 में ज्यादा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम चिप भी यूज करते हैं नॉर्मली। ओके, सो दिस वाज एसबफ रजिस्टर। ठीक है, अब नाउ वी कंटिन्यू टू सीरियल पोर्ट। अच्छा, जो मैंने अभी जो आप लोगों को असाइनमेंट एक दिया कि जी असेंबली में आपको कोड जमा कराना है टाइमर का इवन काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो उसका जो टाइमर मोड की जो एग्जांपल सारा जो थ्योरी गिवन थी उसके आप जब इसको पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में तो आपको यहाँ टेबल वाइज दिया हुआ है, ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है कि कौन से पेन पे क्या देने से टाइमर किस तरह काउंट करेगा इवेंट, और ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई। सीटी का अगर आप देखें बिट 6 का, व्हेन दिस बिट इज सेट द टाइमर विल काउंट इवेंट्स ऑन T1 पोर्ट 3.5, व्हेन दिस बिट इज क्लियर द टाइमर विल बी इंक्रीमेंटेड एवरी मशीन साइकिल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। और सर टाइमर, असाइनमेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट जो है प्लीज LMS पर रिपोर्ट कर दीजिएगा।
मैं LMS पे कर दूंगा, तो आप लोग फिर ईमेल मुझे कर दें या फिर मैं वहाँ पर टैब ओपन कर दूंगा। ठीक है, सो दिस यू कैन डू। अच्छा, अब आते हैं हम टुवर्ड्स सीरियल पोर्ट। Okay, so this is the mechanism shown to first how you can enable your serial port to get baud rate। बाउड रेट के लिए हमने कहा था कि टाइमर को यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू, इसके भी हम पुट करते हैं 8 बिट ऑटो रिलोड मोड के अंदर। ठीक है, आर यू पीपल एबल टू सी द टेक्स्ट विच आई एम हाईलाइटिंग? जो मैं हाईलाइट करता हूँ आपको नजर आ रहा है जूम में? मुझे नहीं पता कि शो हो रहा है जो मैं माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ। जी जी सर, हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सीरियल पोर्ट को यूज करने के लिए जब आपको टाइमर को कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 8 बिट ऑटो रिलोड मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नॉर्मली टाइमर 1 को हम यूज करते हैं 8 बिट ऑटो रिलोड मोड के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर रिलोड वैल्यू जो है वो हम इस तरह की एंटर करते हैं जिससे ओवरफ्लो एग्जैक्ट एट आवर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे हो। ठीक है, अच्छा उसकी कैलकुलेशन क्या है, दिस इज समथिंग ट्रिकी विच यू नीड टू रिमेम्बर। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना हुआ है 8051 के हवाले से। अब यहाँ आपको करने के लिए pcon.7 जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, pcon.7 में यहाँ ओपन नहीं कर रहा, आप लोग अपने PDF में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको TH1 में क्या देना पड़ेगा कि 256 माइनस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 384 डिवाइड बाय बाउट, जो आप बाउट चाहते हैं लाइक 1200 4800 बिट पर सेकंड, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाउट की वैल्यू। ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू विच यू नीड टू पुट इन द TH1। अच्छा, अगर आप pcon.7 को सेट कर देते हैं तो होता क्या है कि बाउट रेट डबल हो जाता है। सपोज अगर आप यहाँ 1200 रख देते हैं और आपके पास TH1 की वैल्यू आ जाती है ऐसी जिससे आपको 1200 बिट पर सेकंड बाउट रेट मिलेगा। ये उस कंडीशन में होगा जब आपने इसको क्लियर किया हुआ है pcon.7। अगर आप चाहते हैं कि 2400 बाउट रेट जनरेट हो तो एक तो तरीका आपके पास ये कि यहाँ पर आप 2400 रखें और इसकी वैल्यू निकालेंगे जो आएगी और वो टाइमर में पुट करें। दूसरा तरीका ये कि आप 1200 के हिसाब से ही कैलकुलेट कर लें और इस बिट को सेट कर दें। तो उससे क्या होगा, बाउड रेट जो है वो 2400 जनरेट होगा। ऑल्दो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1200 के हिसाब से, लेकिन आपने ये बिट सेट कर दी, तो इससे आपको फायदा क्या है कि इंटरनली बाउड रेट इज डबल्ड। ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन एक तरह से फिर वो ये बन जाती है कि आपने 192 से नहीं डिवाइड किया था बल्कि सॉरी 384 से नहीं किया था बल्कि 192 से किया था। अब ये एग्जांपल दी हुई है, सपोज वी वांट टू जनरेट बाउड रेट इक्वल्स टू 19200 बिट पर सेकंड। 19.2 किलो बिट्स पर सेकंड के ऊपर आप चाहते हैं डेटा ट्रांसफर करना, तो आप किस तरह कर सकते हैं, यू पुट द बाउड वैल्यू हेयर 19200। उसके बाद आपको ये वैल्यू पता चलेगा कि वी नीड टू पुट दिस। अच्छा, अब इसमें एक एम्बिग्यूटी हो सकती है जो यहाँ पर इन्हें शो की हुई है कि अगर आपके पास सपोज 11.059 का हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं और हम चाहते थे कि बाउंडेड जनरेट हो 19200। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 254.5 आ रही होगी। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो आप पुट कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब इसका क्या तरीका है जो आप नीचे यहाँ पर शो किया हुआ है। अगर आप सपोज 254 रख देते हैं तो आपको 14400 बाउंड रेट मिलेगा। ठीक है, 19200 नहीं मिल रहा। और अगर आप इसको 255 रख देते हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, 28,800 मिल रहा है, लेकिन आपको 9200 नहीं मिल रहा। तो इसका तरीका क्या है कि हाउ वी कैन डू दिस।
हम इसकी बिट जो p.7 है इसको सेट कर देते, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बाउट रेट है वो डबल हो जाएगा, और हम जो सेकंड इक्वेशन थी जो हमने ऊपर मेंशन की थी वो यूज करेंगे, तो इससे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 92000 रखा आपने इसके अंदर, तो आपके पास 253 आ गया। अब जो 253 है वी कैन पुट दिस डायरेक्टली, ठीक है। ये इसकी कन्फिगरेशन थी जो हमने अचीव की इससे। अब सीरियल पोर्ट की मोड पे आ जाते हैं, जिस तरह टाइमर के मोड्स होते हैं, सीरियल पोर्ट के मोड किस तरह हो सकते हैं। अच्छा, सीरियल पोर्ट अगर कम्युनिकेशन अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे नेट में, तो उसके अंदर नॉर्मली जो हम सीरियल पोर्ट की कम्युनिकेशन करते हैं, इन दैट केस वी हैव 8 बिट ट्रांसफर्ड, और कभी कभी ये होता है कि 7 बिट्स जो है वो एक्चुअल डेटा होता है, और जो 8th बिट होती है वो पैरिटी की होती है, ठीक है। इसी तरह वी हैव सम डिफरेंट ऑप्शंस हियर, ठीक है। और वो भी हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी इंडिविजुअल जो बिट्स हैं उससे हमारे पास जो एसकॉन रजिस्टर है उससे हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जो 7th और 6th बिट है उससे हमें मोड हम डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, मोड की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, 8 बिट यूआरट है, 9 बिट यूआरट है, और दूसरा थर्ड में भी 9 बिट यूआरट है। तो एक में 8 बिट यूआरट है और दो में 9 बिट यूआरट है, ठीक है। तो 9 बिट यूआरट में क्या हुआ कि 8 डेटा बिट्स होगी, और जो 9th है वो आपकी पैरिटी बिट हो सकती है। और कहीं कहीं ये भी होता है कि स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को भी काउंट किया जाता है, कि स्टार्ट एक बिट हो गई, स्टॉप एक बिट हो गई, और जो रिमेनिंग जो बिट्स हैं 8 में से अगर आप माइनस करें तो 6 बचेंगे, तो 6 डेटा बिट है। लेकिन नॉर्मली वी यूज 8 बिट यूआरट, ठीक है। और 8051 में अवेलेबल भी यही है, 8 बिट और 9 बिट यूआरट, ठीक है। तो ये तो उसके मोड्स हो गए। देन वी कम टुवर्ड्स मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन इनेबल, ये खैर इसके अंदर कवर नहीं हुआ हुआ। रिसीव इनेबल, दिस बिट मस्ट बी सेट इन ऑर्डर टू रिसीव कैरेक्टर्स। अगर हम रिसीव इनेबल नहीं करेंगे सो व्हाट विल हैपन कि एज बफ में आपके पास कोई भी रिसीव डेटा नहीं आएगा, इवन इफ यू आर हैविंग सम डेटा ऑन योर आर एक्स लाइन जो कि सीरियल पोर्ट की यू आर से कनेक्ट है, लेकिन आपके पास एज बफ में कुछ डेटा नहीं आएगा। आपको कंट्रोलर कभी कोई इंटीमेट ही नहीं करेगा कि देयर इज सम डेटा इन एज बफ, या अगर आप रीड भी करेंगे एज बफ से सो यू विल जस्ट बी पोलिंग, आपके पास कुछ डेटा नहीं आएगा। सो यू मस्ट सेट इट अगर आप चाहते हैं कि रिसीव भी करें। इफ यू रिमेंबर, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि जी एसबफ रजिस्टर इज डुअल पर्पस रजिस्टर, कि वो जब सेंड करना हो तो उस वक्त भी आपको एसबफ यूज करना पड़ सकता है और रिसीव में भी आपको करना पड़ता है। सो इफ यू आर मेक श्योर कि जी हमें सिर्फ ट्रांसमिट ही करना है, सो यू कैन जस्ट डिसेबल दिस पिन। डिसेबल कर देंगे तो आपको ये श्योर रहेगा कि कभी भी कोई डेटा आपको रिसीव नहीं होगा, सो यू कैन देन freely transmit. You are just transmitting the bytes you want. Okay. इस अगर आप ये बिट सेट करते हैं TB8, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसमिट बिट 8 द 9th बिट टू ट्रांसमिट इन मोड 2 एंड 3, जो हमने बात की थी कि मोड 2 और 3 के अंदर जो बिट ट्रांसमिट होनी है उसको आप अलाउ अगर करना चाहें तो क्या किस तरह कर सकते हैं कि TB8 को आप सेट करें। इसी तरह जब आप रिसीव करना चाह रहे हैं 9th बिट फ्रॉम एज बफ, तो वो उसके लिए आपको RB8 को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, T1 ये रीडेबल आपके पास एक फ्लैग है। जब आप सपोज यू हैव मल्टीपल डेटा, सपोज यू हैव 256 और 10 बाइट्स टू सेंड, अब आप मेक श्योर करना चाहते हैं जब एक बाइट सेंड हो जाए उसके बाद ही मैं दूसरी बाइट को सेंड करूं। सो हाउ यू कैन मेक श्योर, उसके लिए आप T1 का फ्लैग सेट कर सकते हैं। फिर रिमेंबर के टाइमर में हम क्या करते थे कि टाइमर फ्लो का रजिस्टर चेक करते थे। अच्छा जी, ये अगर ये सेट हो गया इट मीन्स कि टाइमर ओवरफ्लो हो गया। इसी तरह यहाँ पर टाइमर तो नहीं है बट इट इज स्टेटस ऑफ योर एसबफ और ट्रांसमिशन, एसबफ का भी नहीं कहना चाहिए, ऑफ स्टेटस ऑफ योर ट्रांसमिशन फ्रॉम योर सीरियल पोर्ट, कि अगर वो ट्रांसमिट हो गया है बाइट तो आपके पास T1 सेट हो जाएगा। इट मीन्स कि यू कैन देन ट्रांसमिट द नेक्स्ट बाइट, ठीक है। दिस इज फॉर दिस सिंक्रोनाइजेशन। इसी तरह इफ अगर आपने REN को इनेबल किया हुआ है इन दिस केस, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ डेटा भी आएगा, और आपका जो प्रोग्राम है जाहिर बात है वो मल्टीप्लेक्स हुआ है, वो आप सेंड भी करते हैं और आप चाहते हैं मैं रिसीव भी कर लूँ अगर कुछ डेटा आ रहा है। सो दिस
फ्लैग RI enables you to do this कि आप चेक कर सकते हैं अच्छा RI is set it means कि something is there to read from and then you go and read from as well, ठीक है, and then you can send later on. और ये अभी हमने मोड का अभी देखा था कि how you can set the mode. So this is some theory which you can read कीजिए in mode 0 and 2. बल्कि अगर आप यहाँ से भी पढ़ें कि ये जो हमने पढ़ा था you can see that the selecting serial mode select the mode of operation 8-bit 9-bit UART or shift register and also determines how the baud rate will be calculated in mode 0 and 2. Okay, this is important. In mode 0 and 2 the baud rate is fixed based on oscillator's frequency. In mode 1 and 3 the baud rate is variable based on how often time one overflows. We will talk. अच्छा ये हो गया, सॉरी ये SM2 वही RI हमारी बिट है. ओके SM2 इज मल्टी, एक तो हमारे पास RI थी फॉर रिसीव के लिए और जो RM2 हमने SM2 स्टडी नहीं किया था जो यहाँ आगे एक्सप्लेन किया हुआ था, इट इज फॉर मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन. सो वी कम टुवर्ड्स अच्छा SM2 जो है मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है जो नॉर्मली हम तो अभी खैर 8051 की बात कर रहे हैं तो हम वी कैन इग्नोर दिस. सो वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स रिसीवर इनेबल. ये भी हम स्टडी कर चुके हैं टेबल में कि रिसीवर इनेबल से क्या होगा कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट रिसीविंग द डेटा बाय रीडिंग द एसबफ. अच्छा ये जो था ये मोड्स के लिए TB8 यूज हो रहा था और RB8 मोड 2 एंड 3 के लिए था. ये ट्रांसमिट फ्लैग की हमने बात की थी कि whenever the data is has been sent from your serial port so this flag is set so you can transmit the next byte. Okay, and then RI receive interrupt ये उस वक्त जनरेट होगी जब आपके पास डेटा रिसीव हो चुका है. अच्छा इसके लिए जरूरी है कि आपने REN जो बेटा है उसको सेट किया हो. अगर REN बिट सेट नहीं है तो फिर आपके पास डेटा आएगा भी तो वो SBUF में आएगा ही नहीं और ना ही ये RI बिट आपकी सेट होगी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए. अच्छा अब सीरियल पोर्ट से अगर आपको रीड करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं. जिस तरह आपके पास R7 रजिस्टर है, P1 पोर्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट है, तो SBUF भी एक रजिस्टर है. सो इसके लिए भी हमें सिंपल मूव की इंस्ट्रक्शन हमारी यूज होगी. तो सब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप तो पहले REN को इनेबल करेंगे उसके बाद आपके मेन प्रोग्राम में यू कैन वॉच फॉर दिस वेरिएबल वैल्यू ऑफ RI कि अगर वो सेट हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, सो इट प्रोग्राम विल लूप इन दिस लोकेशन until unless its value set. अगर यहाँ डेटा रिसीव हो गया इट मींस कि RI is set so you will proceed here and then you can read as buff value in the accumulator. ठीक है, अब राइट करना है अगर हमें सीरियल पोर्ट में सो हाउ वी कैन राइट इमीडिएट वैल्यू. इफ यू रिमेम्बर हम जब इमीडिएट वैल्यू राइट करते थे किस तरह कर सकते थे कि हम हैश लिखते थे. जैसे हमें R1 में कुछ पुट करना है, पोर्ट 1 में राइट करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि कैरेक्टर A सेंड करें सो यू कैन राइट हैश और इन कोड्स A. और आप कहाँ सेंड करना चाह रहे हैं SBUF में. जस्ट लाइक एनी रजिस्टर A हो R हो या P1 पोर्ट हो SBUF रजिस्टर है तो हम वही इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और यहाँ राइट कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि आपका SBUF में A वैल्यू चली जाएगी. अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी वैल्यू ट्रांसमिट हो चुकी है. उसके लिए आप T1 फ्लैग को चेक करेंगे. ठीक है, इफ T1 is set it means कि ट्रांसमिशन हैज बीन completed. Now you can actually
you can transmit the next byte also. अच्छा, इसी पैराग्राफ में अगर देखें तो यही एग्जांपल दी हुई है कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू लुक एट T1 रजिस्टर। वो इसलिए कि जो 8051 है उसके अंदर सीरियल बफर नहीं है। लाइक इन नॉर्मल पीसीज वी हैव अ सीरियल बफर, चाहे वो वाईफाई का ड्राइवर उसमें वाईफाई का में बफर होता है रिसीव के लिए, ट्रांसमिट के लिए। यहाँ पर बफर नहीं है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि जी आपका डेटा कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो गया, ऐसा ना हो कि आप दूसरा बाइट भेज दें और वो करप्ट हो जाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मेक श्योर करें कि जी वो पहला वाला ट्रांसमिट हो गया, देन यू शुड ट्रांसमिट द नेक्स्ट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप T1 को ज़रूर चेक करें। अब इसका एक तरीका, एक सिंपल एक सूडो कोड दिया हुआ है छोटा सा सेक्शन कि हाउ यू कैन एक्चुअली सी दिस। इनिशियली वी नीड टू मेक श्योर कि जी बिट को ये सेट हुआ है, ऐसा ना हो कि आपने किसी गलती में कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो, क्योंकि इसके अंदर ये जो बिट्स आ रहा है ये मेमोरी लोकेशन के अंदर ही मैप हुई हुई है, ऐसा ना हो कि आपने गलत से मेमोरी लोकेशन को सेट कर दिया हो किसी वजह से। तो फर्स्ट आप अपने प्रोग्राम में ये करें कि जो आपको फ्लैग्स सेट करने हैं, जो चेक करने हैं एक्चुअली फ्लैग्स, उनको पहले आप क्लियर करा दिया करें। लाइक T1 है या TI है ट्रांसमिट का है और एक रिसीव का है, तो ट्रांसमिट इंटरप्ट या रिसीव इंटरप्ट, तो उसको आप क्लियर करा दें। अब यहाँ पर हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो हमने क्लियर टीआई को क्लियर करा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर जस्ट अ सिंगल कैरेक्टर, यू कैन ऑल्सो एड अ लेबल हेयर, और लूप लगा सकते हैं कि स्टार्ट और दूसरा इंक्रीमेंट कर करके भी वेरिएबल भेज सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि R1 के अंदर एक ही वैल्यू सेंड करें, ठीक है, और उसके बाद R1 को सेंड करें एस बफ में, ठीक है। उसके बाद अभी कंपैरिजन करके फिर दोबारा जम करें, इंक्रीमेंट करें, R1 को दोबारा सेंड करें, तो फिर ए का जो एस की कोड है उसके बाद जो दूसरा आएगा शायद बी होगा। कोड के लिहाज से आप देख सकते हैं क्या वैल्यू बन रही होगी बी की या सी की, वट एवर, तो इट विल स्टार्ट सेंडिंग दैट। ठीक है, तो इसमें वो यही कर रहा है कि पहले तो उसने क्लियर कर दिया, जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर हम पॉइंटर्स में करते हैं गुड प्रैक्टिस के लिए कि जी एवरीथिंग शुड बी नल। आपने शुरू में ये क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने क्या करा कि एस बफ। अच्छा, अब यहाँ पर अभी सीरियल कॉन रजिस्टर्ड को दिखाया हुआ नहीं है ना टाइमर मोड, इट इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि आपने टाइमर मोड वगैरह की सब सेटिंग की हुई है, सीरियल पोर्ट की सेटिंग की हुई है। अब ये आपको सिर्फ ये कोड दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, एस बफ में ए पुट करना है। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि एस बफ ट्रांसमिट हो गया, बिकॉज अजम्पशन इज कि आप उसके बाद हो सकता है दूसरा भी ट्रांसमिट करना चाहें बाइट। तो उसने फिर ये चेक किया, अच्छा जब तक ये बिट सेट नहीं होता जब तक मैं यहीं पर ही मूव करता रहता हूँ, और जब ये सेट हो जाए इसका मतलब है कि ये भेज चुका है, तो फिर ये नेक्स्ट मूव आ जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाता है। ओके, सो इंटरप्ट्स वी विल कवर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसमें अभी हम करेंगे अभी जो सीरियल पोर्ट है, नेक्स्ट टाइम हम सीरियल पोर्ट के कुछ प्रोग्राम्स भी रन करके देखेंगे, क्योंकि एडसिम में इशू ये है कि आई थिंक एडसिम में वी कैन नॉट actually connect anything with the serial port, otherwise there are some serial port programs which you can note। मैं इसको आपको चैट में भी लिख देता हूँ, एक मिनट, चैट में भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। वर्चुअल सीरियल पोर्ट के प्रोग्राम्स आते हैं which you can install in Windows। वर्चुअल सीरियल पोर्ट एक होता है COM, ठीक है। एक प्रोग्राम ये है जो आपको नेट पे मिल जाए, अवेलेबल था कुछ अरसे तक। एक है रियल टाइम के नाम से। अच्छा, कॉम से क्या होगा कि यू कैन क्रिएट वर्चुअल सीरियल पोर्ट, क्योंकि आजकल पीसी में सीरियल पोर्ट नहीं है, हो सकता है किसी के पास लैपटॉप में हो, तो वो कॉम से होता है कि वर्चुअल सीरियल पोर्ट एक कनेक्ट हो जाएगी आपके पास, और रियल टाइम सीरियल पोर्ट का एक प्रोग्राम है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी कि एडसिम से हम किस तरह अपना पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं वंस वी हैव अ वर्चुअल सीरियल पोर्ट इंस्टॉल्ड इन आवर पीसी। सो एडसिम में अगर मैं जाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एडसिम जरा ओपन करें। अगर हम यहाँ पर उसकी लॉजिक डायग्राम में देखें तो सीरियल पोर्ट की 3.1 एंड 3.0 पिन्स हैं, और वो कनेक्ट कहाँ हुई हुई है। अच्छा, इसका नहीं ना आउटपुट नहीं किया हुआ, मे बी। अब एक इशू ये भी है कि मे बी वी आर नॉट एबल टू सी द सीरियल पोर्ट डेटा फ्लो। ये हमें देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस, या मैं देखता हूँ उससे कोई और अगर सिमुलेटर मिल जाए जो सीरियल पोर्ट की हमें
फ्लो कम से कम दिखा सके, सो वी कैन सी कि जी हम बाउड रेट जो जनरेट कर रहे हैं उससे हमारा डेटा किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सो आई विल लुक एट दिस। अच्छा, उसके बाद आज हम जो थ्योरी का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी वी नीड टू स्टडी and we have some few topics left in the theory, but we need to cover this. Okay, external memory. Okay, you people already knowing this कि what external memory components we have, but we need to study as part of our course. So we have magnetic disk, ठीक है, और आजकल तो solid state drive भी आ गई हैं SSD, तो वो भी हम देख लेंगे बाद में. So we have normally magnetic disk or which are used in RAID also. We will see redundant area of in expensive disk है, कुछ कहता है independent disk, ठीक है, वो हम देखेंगे. देन वी हैव ऑप्टिकल एक्सटर्नल मेमोरी जो कि CD ROM, DVD, CDRW आपके पास होती है. और थर्ड वन इज मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप जो है वो नॉर्मली डेटा सेंटर्स में यूज होता है, और रेड भी, रेड और मैग्नेटिक टेप्स नॉर्मली डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं. ठीक है, अब दिस इज सम थ्योरी कि ये मैग्नेटिक डिस्क में व्हाट वी हैव, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है. डिस्क के अंदर सबस्ट्रेट होता है जो कोटेड होता है विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल, आयरन ऑक्साइड वगैरह से. ओके, देन सबस्ट्रेट जो है वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, और अब ग्लास की टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है उसके मटेरियल में. दिस इज समथिंग विच यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, दिस इज जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है. सो आई शुड बी लेटिंग यू नो कि जी हो क्या रहा है आजकल, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. अच्छा, रीड एंड राइट मैकेनिज्म हार्ड डिस्क में किस तरह हो सकता होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, कि उसके अंदर हेड आपको पता है, देयर इज अ हेड व्हिच इज एबल टू रीड और राइट. द रिकॉर्डिंग एंड रिट्रीवल इज डन थ्रू कंडक्टिव कॉइल व्हिच इज कॉल्ड हेड. ठीक है, नाउ वी कैन हैव अ सिंगल रीड एंड राइट हेड, और वी शुड कैन हैव सेपरेट हेड्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे भी डिस्कशन आएगा. इसका फायदा क्या है सिंगल रीड और राइट हेड का, या मल्टीपल हेड्स का क्या फायदा है. Okay, so during the read cycle, the head is stationary and the platter rotates. Right में क्या होगा, current through coil produces magnetic field, pulses sent to the head, magnetic pattern recorded on surface below. ठीक है, इसी तरह read में क्या होगा, magnetic field moving relative to coil produces current, coil is the same for read and write. ठीक है, जो आपने जब राइट कराते हैं, सो यू एक्चुअली रिकॉर्ड सम पैटर्न ओवर द सरफेस जिसकी, और जब रीड करते हैं तो जब आप रीड करता है हेड तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है ड्यू टू देयर दैट पर्टिकुलर पैटर्न, और आपके पास एक कोड जनरेट हो जाता है रिलेटिव टू दैट पैटर्न. सो दिस इज हाउ यू कैन रीड व्हिच यू हैव रिटन. अच्छा, ये तो हो गया उस लिहाज से हमने देख लिया. व्हेन वी हैव अ सिंगल हेड फॉर रीड एंड राइट, it means कि read and write you cannot perform at the same time. Now we have contemporary or at the same time read or write possible through separate read and write heads. तो उस केस में क्या होगा, separate read and head है आपके पास which is close to right head, partially shielded magnet resistive sensors we use in this case. And electric resistance depends on direction of magnetic field, higher frequency operation, higher storage density and speed. ठीक है, स्पीड किस तरह बढ़ेगी, व्हेन यू हैव सेपरेट हेड फॉर रीड एंड राइट, तो एक रीड कर रहा है एक राइट कर रहा है, सो डेफिनेटली यू हैव सम लेटेंसी रिड्यूस्ड. ठीक है, सो अगेन आई से कि यू नीड टू जस्ट लुक एट द लॉजिकल पार्ट. जिस तरह आपको पता चल गया रिकॉर्डिंग किस तरह होती है हेड के थ्रू, रिकॉर्डिंग में क्या यूज होता है, यू रिकॉर्ड पर्टिकुलर पैटर्न एंड यू रीड दैट पैटर्न बैक इन द फॉर्म ऑफ वॉल्टेज लेवल, सो यू नो कि आपने जी राइट किया था. इसी तरह ट्रेडिशनल रीड में क्या होता है, कंटेम्प्रेरी रीड में क्या होता है, यू शुड बी नोइंग दिस. इसके अलावा टेक्नोलॉजी में एल्युमिनियम यूज हो रहा है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर द लॉजिकल थिंग्स बिकॉज इट इज अवर ऑब्लिगेशन टू फॉलो दिस पैटर्न. अच्छा, इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग उसकी कुछ देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है डाटा की, कि उसकी राइट करने का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है. अगर आपके पास गैप्स होंगे तो जाहिर बात है कि यू कैन नॉट इंक्रीज कैपेसिटी. नाउ डेज व्हाट दे डू, दे रिड्यूस गैप टू इंक्रीज द कैपेसिटी. ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ बिट्स पर ट्रैक बढ़ जाएंगे. ठीक है, वेलोसिटी जो है उसका एक अपना एक वो होता है, रेशियो होता है, विच इंक्रीजेस द रीड और राइट
साइकिल टाइम और डिक्रीज इट। इस तरह ट्रैक्स जो है वो उनको डिवाइड करते हैं हम सेक्टर्स में, और जो मिनिमम ब्लॉक साइज है हमारे पास वो एक सेक्टर है, इट इज एक्चुअली वन सेक्टर, और मे बी वी कैन हैव मोर देन वन सेक्टर पर ब्लॉक। दिस इज सम पिक्टोरियल व्यू कि जी सेक्टर्स कहाँ पर है। इफ यू लुक एट S5, S6, S4, these are all sectors and this shows you the inter-sector gap कि gap हमारे पास कितना है sectors के दरमियान, and this also represent vertically a track, and this is actually inter-sector gap, सॉरी इंटर ट्रैक गैप, कि ये जो सेक्टर्स हैं ये एक पूरा ट्रैक बना रहे हैं, और जो नेक्स्ट सेक्टर हैं अलग जिनका डायमीटर कम है ये एक अलग ट्रैक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स इज एक्चुअली अ ट्रैक। डिस्क वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, इंक्रीज किस तरह हो सकती है डिस्क वेलोसिटी, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन जस्ट रीड, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इतना जरूरी नहीं है। अब ये विंचेस्टर डिस्क फॉर्मेट, सीगेट एक मशहूर आपका मैन्युफैक्चरर है, उसने जो एक डिस्क फॉर्मेट ST506 डिस्क के लिए दिया हुआ था, विच यू कैन सी कि इसमें किस तरह डेटा को स्टोर किया जा रहा है, उसमें गैप्स कहाँ पर आ रहे हैं, फिजिकल सेक्टर लाइक इफ यू सी फिजिकल सेक्टर 0 तो उसके कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, फर्स्ट देयर इज सम गैप, देयर इज आईडी फीड, उसके अंदर सिंक बाइट है, ट्रैक नंबर, हेड नंबर, सेक्टर है, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है for error correction and detection, then there is another gap 2, then there is data field, then there is gap 3, so this shows you the combination of sector कि sector के अंदर क्या क्या information store हो रही है। फर्स्ट इज गैप 1 मींस कि इट इज रिजर्व, इट इज नॉट यूज। आईडी फील्ड के अंदर ये हमारे पास 5 फील्ड्स हैं, देन वी हैव अगेन अ गैप, एंड देन वी हैव अ डेटा फील्ड, ठीक है। सिमिलरली फिजिकल सेक्टर 1 हैज द सेम कॉम्बिनेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इसके अंदर फिक्स्ड रेट है एंड इट हैज रिमूवेबल और फिक्स्ड मूविंग साइकिल, ठीक है। हेड मैकेनिज्म क्या है, कॉन्टैक्ट है, फिक्स गैप है, फ्लाइंग है। So this is, I think, something you can read. I am ignoring this. You can just read it for your own sake. So I think we will cover the rest next time. I will start from RAID and also from the serial port. And I just want you to know कि आप लोग मुझे अपना ERP ID अगर चैट में भेज दें सब लोग, ठीक है। और जो मैंने टाइमर का प्रोग्राम बोला था लास्ट टाइम, वो जिन लोगों ने नहीं बनाया वो भी मुझे सबमिट कर दें, ईमेल कर दें। और मुझे आप लोग अभी जो मैं आज का जो असाइनमेंट है कि आपको टाइमर का मैंने कहा था कि सीरियल पोर्ट का मोड जनरेट करना है, और सीरियल पोर्ट का तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो जस्ट टू लेट मी नो कि कौन कौन आज आया था, आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि वो आप लोग अपना वो मुझे बता देंगे चैट के थ्रू ERP ID कि आज सबीमा आई हुई थी, तैयबा आई हुई है, माज, मुस्तफ़ा, जुल्फ़िकार आए हुए हैं, जवाद आए हुए हैं, और अली आलम आए हुए हैं। ओके, सर 6 ऑफ लास्ट टाइम वाला जो असाइनमेंट था उसके लिए भी एक हाँ अनाउंसमेंट मैं आपकी अपलोड, चैट वो पे भी कर अपलोड दूंगा। कर दूंगा लास्ट टाइम वाला असाइनमेंट, ठीक है। तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टाइमिंग हमारे रमजान में यही रहेंगी, और जो मैंने एक लिंक पहले सेंड किया था वही लिंक फॉलो होगा, वही पासवर्ड फॉलो होगा, क्योंकि रिकरिंग मीटिंग जनरेट की हुई है, ठीक है। तो वही आपका फॉलो होगा, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। सर एक क्वेश्चन और था, हम्म, वो सर प्रोजेक्ट जो आपने बोला है कि वो CPU ऑप्टिमाइजेशन किसी भी लैंग्वेज के, उसका देखा था ऑनलाइन, लेकिन उसके लिए कोई रिसोर्स या कोई ऐसी कुछ मिल नहीं, नहीं मैंने रहा। आपको इसमें वो इंडिपेंडेंस दी हुई है ना कि यू कैन आइदर शो मी ऑन जावा और सी और एनी लैंग्वेज, उसमें आपको सिर्फ करना नहीं ये नहीं, है कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट कोर्स होते हैं, यू शुड मेक 2 सिंपल प्रोग्राम्स एंड यू शुड बी एबल टू मैनेज इन सच अ वे कि एक कोर के अंदर एक प्रोग्राम रन हो रहा है, दूसरे कोर के अंदर दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ थर्ड प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहा होगा और समहाउ ओएस को इंस्ट्रक्ट दे रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि जी एक कोर पे एक प्रोग्राम रन करो, दूसरे कोर पे दूसरा प्रोग्राम रन करो, या आपके प्रोग्राम में ही इटसेल्फ ये हो सकता है कि इट इज
actually asking OS to run me on code number 1 and other program asking it to run on code number 2. So this is you have to find out कि आप किस तरह रन कर सकते हैं. क्या आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये प्रोविजन दे सकते हैं कि वो डिक्टेट करे OS को कि रन मी ऑन कोड नंबर 1 और रन मी ऑन कोड नंबर 2. ठीक है. So you तो this thing you need to इसी से find out. रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि अभी तक हमने जो भी मतलब एड्रेसिंग वगैरह जो भी की है वो मेनली मेमोरी के हवाले से किया है अपने कोर्स में. प्रोसेसर को किस तरह से कंट्रोल या उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है वो नहीं प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन देखिए ये नहीं है. इट इज नॉट अ प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन. इसके अंदर सिर्फ ये है कि सिंपल तरीका है कि एक तरीका होता है कि यू विल फाइंड आउट इफ यू रिसर्च कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम को रन. देखें अभी भी जो ओएस है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिफरेंट कोड्स पे रन कर रहा होता है ना. तो आप चाहते हैं कि अपना आपने दो प्रोग्राम बल्कि वो सिमिलर ही प्रोग्राम हो, उसके एग्जीक्यूटेबल के नाम चेंज हो. किसी तरह एक प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ एक ओएस कोर में, दूसरे को दूसरे कोर में. सो हाउ आई कैन राइट इन माय दैट पर्टिकुलर कोड कि जी मेरा प्रोग्राम जो है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, या आपको थर्ड प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो ओएस को कहे कि ये प्रोग्राम जो है ये आईडी है प्रोग्राम आईडी, इसको रन करो कोर 1 पे और इसको रन करो कोर 2 पे. ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ. तो आप में कोई आपको आर्किटेक्चर को चेंज नहीं करना है प्रोसेसर का, आपको जस्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू ये देखना है कि हाउ यू कैन डू दिस. और अगर ये नहीं हो पा रहा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू देन लेट मी नो. अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे तो मुझे बता दें. ऐसा ना हो कि आखिर दिन में आप कहें कि ये तो हम कर ही नहीं सके कुछ भी ना. तो अगर आप लोग से ये नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बताएं, देन आई विल चेंज समथिंग, आई विल डू गिव यू सम अदर प्रोजेक्ट. बट आई नो इट इज डूएबल. तो आप लोग एक दफा रिसर्च करें, आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ये सबके लिए एक ही रखा हुआ है जस्ट टू एक्सप्लोर कि आप देखें कि हाउ यू कैन डू दिस. कि जी एक कोर को मैं यूज करूं एक प्रोग्राम के लिए और दूसरा ही प्रोग्राम बेशक वो सेम ही हो, उसको मैं चाहता हूँ नाम सेम हो और नाम डिफरेंट हो, चाहे वो कोड सेम ही हो, मैं उसको चाहता हूँ कि जी वो दूसरी कोर पे रन हो जाए. ठीक है. तो आप लोग ये ट्राई करें, मुझे नेक्स्ट वीक तक बता दें अगर कि अगर ये आप लोगों से डुएबल नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो आई विल गिव यू सम अदर असाइनमेंट. उसमें फिर ये कि वो असेंबली लैंग्वेज का होगा प्योर, तो उसमें फिर ये कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ना. असेंबली लैंग्वेज का हमारे पास किट तो है नहीं. अब एडसिम भी लिमिटेड है, उसमें ना सीरियल पोर्ट का आप फ्लो देख सकते हैं. अब मैं देखूंगा कोई अगर सिमुलेटर दूसरा मिल जाए फ्लो देख सकते हैं आप. तो फिर आप असाइनमेंट मैंने कहा था इंटरेक्टिव होगा, आप कुछ लर्निंग भी होगी कि सीपीयू को किस तरह आप वो कर सकते हैं. तो इट इज डूएबल. आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जरा इसको सर्च करके नेक्स्ट टाइम मुझे बता दें. ठीक है. ठीक है सर. फीडबैक दे दें, मुझे नहीं हो रहा फिर मैं दूसरा कोई असाइनमेंट दूंगा आपको. ठीक है. ठीक है माज सर. जी जी. और रिकॉर्डिंग्स प्लीज आप वो कर हाँ दीजिए. रिकॉर्डिंग है, मैं इसको स्टॉप कर दूँ.